अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्लांट फिजियोलॉजी में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी मिनरल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ये टॉपिक जो है वो मिनरल अब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स के नेम से भी होता है, ठीक है। सेम टॉपिक होगा। मिनरल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो सॉइल है वो मेजर सोर्स है मिनरल्स का, और सॉइल्स के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स में जो मिनरल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब सॉइल से जो मिनरल्स हैं वो प्लांट्स के अंदर जाने हैं, तो उनके लिए मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से वो जाएंगे। फर्स्ट जो ऑर्गन है प्लांट जो मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ करते हैं वो है रूट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स होती है फ्रॉम सॉइल टू प्लांट इट टेक प्लेस वाया रूट्स, ठीक है। टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स होते हैं मिनरल्स के लिए। वो टाइप मैकेनिज्म्स कौन कौन से हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। इनको डिस्कस करेंगे। पहला मैकेनिज्म यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन सी ट्रांसपोर्ट होती है, द ट्रांसपोर्ट विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें किसी किस्म की एनर्जी यूज़ नहीं होती, किसी किस्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती, और यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्ट है जिसको कंटिन्यू करने के लिए या जिसको स्टार्ट करने के लिए किसी किस्म की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिक्वायर्ड नहीं होती। जैसे ही उनकी जो रिक्वायर्ड उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती हैं, तो उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो ट्रांसपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली प्लांट के अंदर स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही रिक्वायरमेंट में किसी किस्म की डेफिशिएंसी आती है तो जो ट्रांसपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो प्लांट्स के अंदर वो 4 तरीक़ों से होती है, डिफ्यूजन है, मास फ्लो है, आयन एक्सचेंज है और डोनेंट एक्विलिब्रियम है। उसके बाद सेकेंड टाइप की ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हमारे पास आती है वो है जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट है जो कि एनर्जी के एक्सपेंडिचर से होती है, यानी कि इसके लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। एनर्जी एटीपी की सफिशिएंट अमाउंट अगर प्लांट के पास होगी देन वो ये जो है वो ट्रांसपोर्ट को कंटिन्यू कर सकेगा, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसके 2 मैकेनिज्म्स हैं, प्रोटॉन पंप और को ट्रांसपोर्ट। वन बाय वन इन सारे मैकेनिज्म्स को हम डिटेल में देखेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट से स्टार्ट करते हैं जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो फर्स्ट मैकेनिज्म है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मेनली क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ आयन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक साइड पे आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक साइड पे कम है, तो ज़्यादा से कम वाली साइड पे ऑटोमेटिकली आयंस जो है वो मूव करेंगे, और इस प्रोसीजर को हम डिफ्यूजन का नेम देंगे, ठीक है। लेकिन प्लांट्स के अंदर जो आयंस होते हैं उनको सर्टेन बैरियर्स फेस करना पड़ते हैं, जैसे कि सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये उनके बैरियर्स होते हैं आयंस के ट्रांसपोर्ट के लिए। इसलिए जो प्लांट्स के अंदर आयंस होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूव नहीं कर सकते, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन क्या कि जनरली जो है वो जो आयंस हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हुए आ रहे हैं, ये एक सिंपल डिफ्यूजन है, ठीक है। लेकिन प्लांट्स के लिए जो डिफ्यूजन का मैकेनिज्म होता है वो ये होता है कि प्लांट्स के अंदर जो डिफ्यूजन है वो फ्री स्पेस के अंदर होती है, ठीक है। अब फ्री स्पेस से क्या मुराद है, फ्री स्पेस बेसिकली प्लांट्स के अंदर ऐसा पार्ट्स होता है, ऐसी स्पेस होती है या ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे जो आयंस होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये जो फ्री स्पेस होती है इसको हम अपेरेंट फ्री स्पेस के नाम से भी जानते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में AFS स्पेस भी कहा जाता है, यानी कि अपेरेंट फ्री स्पेस, ठीक है। अब कैसे होती है देखें, हमारे पास सेल वॉल है प्लांट के अंदर, अगर आयंस एंटर हो रहे हैं तो सबसे पहले वो उसकी सेल वॉल को फेस करेंगे, ठीक है। सेल वॉल जो है वो उनके लिए फर्स्ट बैरियर है आयंस के लिए। सेल वॉल जो है वो परमिएबल होती है, परमिएबल होने की वजह से आयंस जो होते हैं वो इजीली सेल वॉल के अंदर से मूव कर जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेकंड बैरियर है आयंस के लिए। सेल मेम्ब्रेन जो है वो आयंस के लिए परमिएबल नहीं है, यानी कि आयंस जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर से
फ्रीली पास आउट नहीं कर सकते। सेल मेम्ब्रेन के अंदर से पास आउट करने के लिए उन्हें किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट या किसी किस्म के कैरियर्स की ज़रूरत होती है। वो खुद से जो है वो इसके अंदर से मूव करने के काबिल नहीं है, ठीक है। अब आयंस जो है, मिनरल आयंस जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट हैं, वो सेल वॉल के अंदर एंटर हुए हैं, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के पास आके रुक गए हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन ने उनकी जो मूवमेंट है, जो डिफ्यूजन है, उसको लिमिटेड कर दिया है, ठीक है। अब आयंस कहाँ पे मूव करेंगे? सेल के अंदर तो एंटर हो चुके हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर नहीं हो पा रहे, तो वो कहाँ पे मूव करेंगे? इन द फ्री स्पेस, ठीक है। फ्री स्पेस क्या है? द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आयन फ्रीली मूव कर रहे हैं, इस पार्ट को हम फ्री स्पेस कहेंगे। हर सेल के लिए फ्री स्पेस जो है वो फिक्स नहीं होती। अगर कोई ऐसा सेल है जिसमें जो आयन्स हैं वो इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन मूव करेंगे, तो उनकी जो फ्री स्पेस होगी वो यहाँ पे इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, ठीक है। यानी कि फ्री स्पेस का मतलब यहाँ पे खाली जगह नहीं है। यहाँ पे फ्री स्पेस से मुराद वो वाली जगह है जहाँ पे आयंस ने डिफ्यूजन के बाद आके ठहरना है, या यहाँ पे डिफ्यूज हुए जो आयंस हैं उन्होंने मूव करना है, ठीक है। अब जो डिफ्यूजन होती है प्लांट्स के अंदर वो लिमिटेड होती है। क्यों लिमिटेड होती है? इनकी सेल मेम्ब्रेन की वजह से, क्योंकि जो डिफ्यूजन के थ्रू आयंस आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन तक ही आ सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन से नेक्स्ट वो पास आउट नहीं करते, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन उनके लिए परमिएबल नहीं होती। सेकेंड टाइप का जो हमारे पास इसमें ट्रांसपोर्ट है वो है जी मैसिव ट्रांसपोर्ट, मैस फ्लो। पैसिव ट्रांसपोर्ट का ये सेकंड मैकेनिज्म है, ठीक है। मैस फ्लो क्या होता है? मूवमेंट ऑफ आयन विद द बल्क फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। यानी कि आयन्स जो हैं वो वाटर के अंदर डिजोल्व हैं, और वाटर के अंदर डिजोल्व होके आयन्स जो हैं वो उसके अंदर से मूव कर रहे हैं। जैसे हमने लास्ट फ्यूजन वाले में अभी डिस्कस किया कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसके लिए परमिएबल नहीं होती, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर से जो आयन्स होती हैं वो खुद से मूव नहीं कर सकते, उनको सेल मेम्ब्रेन से पास आउट करने के लिए किसी न किसी हेल्पर की, किसी कैरियर की ज़रूरत होती है। अब मैस फ्लो में क्या होता है कि आयन्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, और वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर वाटर के साथ जो है वो ऐसे बैरियर्स के अंदर से इजीली पास आउट कर देते हैं, ठीक है। जो मैस फ्लो मूवमेंट होती है आयन्स की, वो अफेक्टेड होती है बाय द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ऑटोमेटिकली वाटर के साथ ये एसोसिएटेड है, और वाटर जो है वो प्लांट अब्जॉर्ब करता है फॉर देयर ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो जैसे जैसे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होगा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के इंक्रीज होने से ज़्यादा वाटर जो है वो अब्जॉर्ब होगा सॉइल से, और उसी वाटर के अंदर मिनरल्स भी मौजूद हैं। तो जब वाटर ज़्यादा अब्जॉर्ब होएगा तो उसके साथ जो मिनरल्स हैं वो भी ज़्यादा अब्जॉर्ब होंगे। इसी तरह इसको अगर जो है वो इसके वाइस वर्सा देख लें, अगर जो है वो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन स्लो होता है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के स्लो होने से वाटर की अब्जॉर्प्शन है वो लो होगी, और वाटर की अब्जॉर्प्शन लो होने के साथ ही जो मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन है वो भी लो हो जाएगी। थर्ड जो मैकेनिज्म है पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर वो है जी आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म। आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म में क्या होता है? डेफिनेशन देखें, द एक्सचेंज ऑफ एनाइंस और केटाइंस ऑफ द सेल with the ions of the same and equivalent charge of outer solution is called ion exchange, ठीक है। पहली बात उसने क्या किया डेफिनेशन के अंदर, द एक्सचेंज ऑफ एनाइंस और केटाइंस, यानी कि पूरे आयन को एक्सचेंज करना है। कौन से आयन को एक्सचेंज करना है? ऑफ द सेल्स, यानी कि अगर हम रूट की बात कर लें तो रूट्स के अंदर वाले जो आयन्स और केटाइंस होंगे उनको एक्सचेंज करना है, ठीक है। किसके साथ एक्सचेंज करना है? विद द सेम एंड इक्विवेलेंट चार्ज ऑफ आउटर सॉल्यूशन। जो सॉइल के अंदर आयन्स होंगे जिनका जो चार्ज होगा वो रूट्स के आयन के इक्विवेलेंट होगा, उन आयन्स के साथ उनको एक्सचेंज करना है, ठीक है। याद रखिएगा, एक्सचेंज करना है यानी कि उनका आपस में तबादला करवाना है, एक जगह से बिल्कुल ही मूव करके दूसरी जगह पे लेके नहीं जाना है। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि इनसाइड द रूट जो है वो हाइड्रोजन है, आउटसाइड द क्ले पार्टिकल्स के पास जो है वो पोटाशियम है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो रूट
रूट से क्ले की तरफ आ रहा है और पोटाशियम जो है वो क्ले से रूट की तरफ जा रहा है, ठीक है। यानी कि इक्वल, और दोनों के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो दोनों के ऊपर प्रेजेंट है और वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। जो आयन एक्सचेंज का मैकेनिज्म होता है उसको दो थ्योरीज के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। कंटेंट एक्सचेंज थ्योरी है और कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी है। कंटेंट एक्सचेंज थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, आयंस आर अब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ क्ले कोलाइड्स, यानी कि आयंस जो होते हैं वो जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं उनकी सरफेस से अब्जॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आयंस आर नॉट डिजॉल्व्ड इन वाटर, आयंस वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं है, मतलब वो वाटर के साथ तो मूव नहीं कर सकते। तो उनका मैकेनिज्म क्या होता है कि जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो क्ले पार्टिकल के साथ डायरेक्टली टच कर रही होती हैं, तो उस डायरेक्ट टच की वजह से जो आयंस होते हैं वो डिफ्यूजन मैकेनिज्म के थ्रू या किसी और मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो रूट्स के अंदर एंटर होते हैं, और इसी तरह जो रूट्स के आयंस होते हैं वो भी इसी मैकेनिज्म के थ्रू मूव करते हुए क्ले पार्टिकल्स के अंदर एंटर होते हैं। सेकंड जो हमारे पास थ्योरी आती है वो होती है कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी के मुताबिक क्या है कि आयंस जो होते हैं वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। प्लांट्स के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो सॉइल के अंदर जब जाती है तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देती है, ठीक है। फिर वो जो कार्बोनिक एसिड है वो डिसोसिएट करता है हाइड्रोजन आयन और कार्बोनिक आयन्स में। हाइड्रोजन आयन्स जो होते हैं वो रूट्स के अंदर एंटर होते हैं और एज अ रिजल्ट जो पोटाशियम आयन होते हैं वो रूट से बाहर मूव करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैकेनिज्म आता है जी डोनेट एक्विलिब्रियम। डोनेट एक्विलिब्रियम क्या है, द एक्विलिब्रियम ऑफ आयंस बिटवीन रूट सेल एंड सॉइल सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड आयन इन द रूट सेल इज कॉल्ड एज डोनेट एक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी कि रूट से एक्विलिब्रियम एक मेंटेन किया जाता है रूट्स के दरमियान और सॉइल के दरमियान, लेकिन वो एक्विलिब्रियम किसकी बेस पे मेंटेन होता है, फिक्स्ड आयन की बेस पे। फिक्स्ड आयन क्या होते हैं, जो अपनी जगह पे फिक्स रहता है और वहां से मूव नहीं करता, वहां से उसकी एक्सचेंज नहीं होती। अगर हम रूट की बात करें तो इनसाइड द रूट जो है वो हमारे पास पोटाशियम है, क्लोरीन है और एक फिक्स्ड आयन है प्रोटीन, ठीक है, जो कि फिक्स्ड है। आउटसाइड इन्वायरमेंट की बात करें तो आउटसाइड इन्वायरमेंट के अंदर सिर्फ पोटाशियम और क्लोरीन है, यहाँ पे फिक्स्ड आयन मौजूद नहीं है। आउटसाइडर एनवायरनमेंट के अंदर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और इनसाइड के अंदर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। अब होगा क्या कि इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो पोटाशियम आयन्स हैं वो आउटसाइड मूव करेंगे, यानी कि रूट से बाहर आएंगे, और जो क्लोरीन आयन्स है वो इनसाइड मूव करेंगे, यानी कि रूट के अंदर आएंगे, ठीक है। अब इनकी मूवमेंट जो है वो इस टाइम तक चलती रहती है जब तक कि जो चार्ज होता है वो दोनों साइड पे इक्विवेलेंट नहीं हो जाता, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो जाता, ठीक है। लेकिन क्योंकि इनसाइड द रूट जो है वो फिक्स्ड आयन मौजूद है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो चार्ज कंसंट्रेशन होती है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। तो इस हाई कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए जो इनसाइड पे आयंस की कंसंट्रेशन होती है वो थोड़ी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू आउटसाइड। अगर हम चार्ज को देखेंगे तो चार्ज उनका इक्वल होगा, इनसाइड भी और आउटसाइड जो चार्ज की अमाउंट होगी वो इक्विलिब्रियम की सूरत में बिल्कुल बराबर होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम आयंस की तादाद को देखेंगे तो इनसाइड जो है वो ज़्यादा आयंस होंगे एज कम्पेयर टू आउटसाइड। उसकी वजह यह है कि जो फिक्स्ड आयन होता है उसके पास चार्ज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो आयंस की अमाउंट होती है उसके अंदर वो भी थोड़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद है जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिक्वायर्ड होती हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो मैकेनिज्म है वो दो मैकेनिज्म थे। फर्स्ट मैकेनिज्म इसका है जी प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रोजेनिक पंप होता है जो कि रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये रूट्स के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट करता है, ठीक है। रूट्स के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से जो मिनरल्स होते हैं वो इनसाइड द ग्रेडियंट जो है अंगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव करते हैं और सॉइल से जो है वो प्लांट के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है।
सेकंड जो है वो है को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, द ट्रांसपोर्ट बाय विच substances indirectly drive the active transport of several other solutes is called co-transport। ठीक है, यानी कि एक जो सब्सटेंस है, एक जो आयन है, वो तो मूव कर रहा है लेकिन उसका ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, उसका ऐसा कोई पर्पस नहीं है, वो बाय विलिंग ऐसा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन ऑटोमेटिकली उसके मूव करने के साथ साथ कुछ दूसरे आयन्स जो है वो उनकी मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाती है। हालांकि उसने उन आयन्स को जो है वो मूव करवाने का उसका बेसिक पर्पस नहीं था, या उसकी जो अपनी एनर्जी है, अपनी मूवमेंट है, उसके ऊपर दूसरे आयन्स की मूवमेंट का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन उसके मूवमेंट के साथ जो दूसरे आयन्स की मूवमेंट है वो एसोसिएटेड है। तो इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं कि ये को ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है। को ट्रांसपोर्ट जो है वो एंटीपोर्ट भी हो सकती है और सेम पोर्ट भी हो सकती है। एंटीपोर्ट में क्या होता है कि जो दो को ट्रांसपोर्टेड आयन्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जब फर्ज कर लें कि अगर सोडियम मूव करता है तो उसके साथ क्लोरीन भी मूव करता है, ठीक है, या पोटाशियम मूव करता है तो उसके साथ हाइड्रोजन भी मूव करता है। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये को ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। को ट्रांसपोर्ट में दो तरह के आयन्स इन्वॉल्व होंगे, तो अगर तो वो दोनों आयन्स जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो उसको हम कहते हैं कि ये एंटीपोर्ट को ट्रांसपोर्ट है। और अगर दोनों आयन्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करें तो उसको हम बोलेंगे कि ये सिम्पोर्ट को ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। डायग्राम के थ्रू हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये प्रोटॉन पंप है, ठीक है। देखें जी, प्रोटॉन पंप की वजह से इनसाइड द साइटोप्लाज्म पीएच जो है वो हायर है और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन लो है, ठीक है, यानी कि इसने सारे हाइड्रोजन्स को जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर मूव करवा दिया हुआ है। और उसको मूव करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये एटीपी यूज कर रहा है, यानी कि एनर्जी यूज कर रहा है, इसलिए इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। अब इनसाइड द सेल जो है, इनसाइड द रूट जो है वो पीएच हाई है और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन लो है, लेकिन आउटसाइड पे पीएच लो है और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो हाई है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो आयन्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, यानी कि इस हाइड्रोजन जो आउटसाइड के हैं वो जो है वो इनसाइड मूव करेंगे ऑटोमेटिकली। जब वो आउटसाइड मूव कर रहे हैं तो उनको एनर्जी की ज़रूरत थी, यानी कि उसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत थी। जब एक दफ़ा से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है देन जो है वो विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ऑटोमेटिकली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जी को ट्रांसपोर्ट का जो दो मैकेनिज्म है, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें सोडियम और पोटाशियम का पहले उन्होंने लिया हुआ है। तो एंटी ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है कि सोडियम जो है वो आउटसाइड जा रहा है और पोटाशियम जो है वो इनसाइड आ रहा है, यानी कि दोनों जो है वो एक दूसरे के मुखालफ सिमत में जा रहे हैं, ठीक है। और सिम्पोर्ट में क्या होता है कि दोनों जो है वो इनसाइड आएंगे या दोनों जो है वो आउटसाइड यानी कि सेम डायरेक्शन में जाएंगे। और इसके लिए भी यहाँ पे जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो कि इनकी ट्रांसपोर्ट को बैलेंस करती है, इसलिए इनको जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नेम दिया जाता है, ठीक है। ये जी आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स इन प्लांट का टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो मेजर मिनरल्स ऑफ प्लांट से स्टार्ट करेंगे।